लेक्चर में एस ब्लॉक में हम लोगों ने सीखा था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज। बेसिकली अल्कली मेटल्स की हम लोग सीख रहे थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये अल्कली मेटल्स थे। इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, इनकी बेसिक रिएक्शंस, लिक्विड अमोनिया के साथ ये कैसे सॉल्यूशंस बनाते थे, वो ब्लू कलर का पैरामैग्नेटिक रिड्यूसिंग सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये सारे बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस भी शो करते हैं इनफैक्ट ऑक्सीजन और वाटर के साथ। इस वजह से इनको स्टोर करने में बड़ी तकलीफ होती है, तो लाइट भी है। तो इनको हम स्टोर किस में करें? तो स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केरोसिन ऑयल को, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। केरोसिन ऑयल में हम इनको स्टोर करते हैं और लिथियम को पैराफिन वैक्स में रोल करके स्टोर किया जाता है, रैप कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट होता है और केरोसिन ऑयल में भी स्टोर नहीं किया जा सकता। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो जनरल कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। दोनों ही नेचर में बेसिक है, एल्कलाइन है, इसी की वजह से इनका नाम पड़ा था अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स सॉरी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी बेसिक होते हैं तो उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते थे, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे। तो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं। जब हम लोगों ने बात करी थी तो सीखा था कि जो लिथियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर ऑक्साइड बनाता था, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता था, Na2O2 पर ऑक्साइड बनाता था, और जो इनके नीचे वाले थे पोटेशियम, रुबिडियम एज वेल एज सीजियम, दे टेंड टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स, व्हाट वाज द डिफरेंस? ऑक्साइड O-2 आयन होता है, पर ऑक्साइड O2-2 आयन होता है, जबकि सुपर ऑक्साइड O2-1 आयन होता है। तो ये अपने हिसाब से अलग अलग ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जहां लिथियम ऑक्साइड बनाता था, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता था, वहां नीचे के तीनों सुपर ऑक्साइड बनाना पसंद करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी इन्हें बना नहीं सकता। जब लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जनरली ऑक्साइड ही बनाता है, पर थोड़े अमाउंट में, लिखना भी जरूरी नहीं, थोड़े से अमाउंट में पर ऑक्साइड बनाता है। जब सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा होता है तो थोड़े से अमाउंट में सुपर ऑक्साइड भी बना लेता है, जिसकी वजह से इनमें आ जाते हैं कलर्स। बेसिक प्रॉपर्टीज अगर देखें तो जो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड होते हैं ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई? कलरलेस इन प्योर फॉर्म, यानी कि अगर किसी तरीके से आप प्योर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड बना पाओ तो ये होते हैं कलर्ड, कलरलेस प्योर फॉर्म। और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑरेंज या येलोइश कलर के होते हैं, ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि सुपर ऑक्साइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो सुपर ऑक्साइड्स नेचर में पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। सुपर ऑक्साइड्स नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऐसा ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स में नहीं देखा जाता। कैसे होते हैं ऑक्साइड और परऑक्साइड? कलरलेस होते हैं, लेकिन कब? प्योर फॉर्म में। आप जनरली रिएक्ट कराओगे तो थोड़ा कलर देखने को मिलेगा, और उसका रीजन होता है सोडियम बनेगा तो थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा, वो इम्प्योरिटी जो उसमें आएगी या कोई भी इम्प्योरिटी आएगी तो कलर प्रोवाइड करेगी। लेकिन सुपर ऑक्साइड्स नेचुरली ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी बात थी ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ऑक्साइड्स। अगर हम इन्हीं ऑक्साइड्स को, चाहे वो कोई भी हो, नॉर्मल ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, या फिर सुपर ऑक्साइड ही क्यों ना हो, पानी में डिसॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने को हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे आप सोडियम परऑक्साइड लेंगे तो आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यानी NaOH मिलेगा, कॉस्टिक सोडा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वी ऑल नो अबाउट इट। तो हाइड्रोक्साइड्स देते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। आइए देखिए कैसे रिएक्शन बढ़ती है।
बात करें अगर लिथियम की, या कोई भी अगर ऑक्साइड होगा मेटल का, आप उस पे पानी डालेंगे या उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा केवल और केवल हाइड्रोक्साइड। बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल आप Li2O लीजिए, इसमें डालिए वाटर, या इसी को उठा के डाल दीजिए वाटर में फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस LiOH। आई होप रिएक्शन बैलेंस भी होगी। आपको केवल और केवल हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। पर यही अगर आपने ऑक्साइड की जगह ले लिया पर ऑक्साइड और इसको आपने वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करी, तो मैंने पहले ही कहा था ऑक्साइड कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ ऑक्साइड, चाहे वो नॉर्मल ऑक्साइड हो, चाहे वो पर ऑक्साइड हो, या वो सुपर ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड जरूर देगा, बेस जरूर बनाएगा। और यहीं से तो एल्कली मेटल्स का नाम आया था, सबसे पहले पढ़ा था, बहुत बार पढ़ चुके अभी तक। तो पर ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो आपको फिर से मिलेगा हाइड्रोक्साइड, और अब की बार साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एग्जाम्पल लिखा देखते हैं। पर ऑक्साइड बनाने वाला कौन था? सोडियम। आपने लिया Na2O2, रिएक्शन कराई वाटर के साथ, क्या मिलेगा भाई? आपको मिला NaOH प्लस H2O2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 ले लीजिए, यहां पर 2 ले लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो क्या मिला आपको? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ ही क्या मिली? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी टाइप की थोड़ी सी रिएक्शन होती है सुपर ऑक्साइड के साथ। हाइड्रोक्साइड वो भी देगा, वो भी एक ऑक्साइड ही है, आइए ऊपर लिख देता हूं। सिमिलर रिएक्शन होती है किसी भी सुपर ऑक्साइड के साथ। अब सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराइए वाटर से, वाटर में डिसॉल्व किया, आपको फिर से क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, जो कि होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, साथ में मिलेगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इवोल्यूशन होगा ऑक्सीजन गैस का। एग्जाम्पल लूंगा लेकिन उसके लिए जगह चाहिए, और मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपने कॉपी नहीं किया था तो रिवाइंड करके कर लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं। सुपर ऑक्साइड कौन सा बनाएगा भाई? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2, K पे +1, O2 पे -1, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। आपने डाला वाटर में, आपको क्या मिलेगा? KOH प्लस H2O2 प्लस O2। यहाँ पे भी 2 ले लीजिए, यहाँ पे भी 2 ले लीजिए। ठीक है, आई होप रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यस, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो 2KO2 प्लस 2H2O गिव्स ट्वाइस KOH, ये भी एक एल्कली है, प्लस H2O2 प्लस O2। सारे बेसिक हाइड्रोक्साइड्स देंगे वाटर में डिसॉल्व होने पर। ठीक है, बढ़िया बात। ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इनके, किसी के भी, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, या पोटेशियम ही क्यों ना हो, ये सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बड़े आराम से। कैसे हैं भाई? वाटर सॉल्युबल। और वाटर में डिसॉल्व होने पे OH माइनस आयंस को अच्छे से फर्निश करते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, सारे के सारे स्टेबल भी हैं, थर्मली स्टेबल। लिथियम थोड़ा सा प्रॉब्लम शो करता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम में। बट हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, स्टेबल हैं, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाते हैं? एल्कली, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक कैरेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये बात थी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं इनके हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन होती है एल्कली मेटल्स की हैलोजेंस के साथ, काफी विगरस रिएक्शन होती थी वो भी, और आपको मिलता था हैलाइड्स, आयनिक सॉलिड्स। हैलाइड्स की अगर बात करें, एक हैलाइड हम लोग बहुत कॉमनली अपने घरों में यूज करते हैं, सोडियम का क्लोराइड, नमक जो होता है, तो हम लोग काफी कुछ जानते हैं इसमें, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है आसानी से, कोई परेशानी वाली बात इन सब चीजों में नहीं। हैलाइड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इसको बनाने के तरीके। आप
ऑक्साइड ले लीजिए, एक तो आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट रिएक्शन। अगर कोई डायरेक्टली नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप ऑक्साइड ले सकते हैं, आप कार्बोनेट ले सकते हैं। ऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ ही साथ आप ले सकते हैं HX। रिएक्शन करा देंगे ऑक्साइड या कार्बोनेट की एक्वस हैलो एसिड के साथ, तो आपको मिल जाएगा करेस्पॉन्डिंग हैलाइड। ठीक है, बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। इसके बाद बात आती है कि हैलाइड्स हो कौन कौन से सकते हैं। भाई फ्लोराइड हो सकते हैं, आपके क्लोराइड्स हो सकते हैं। तो हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें फ्लोराइड्स की, तो ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। लिथियम जनरली कोवेलेंट हैलाइड्स फॉर्म करता है, पर फ्लोराइड लिथियम में आयनिक बनाता है। और जब आप नीचे जाते हैं तो लैटिस एनर्जी रिड्यूस होती जाती है साइज के बढ़ने की वजह से। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब डाउन अ ग्रुप जाएंगे फॉर फ्लोराइड्स। याद रखिएगा केवल फ्लोराइड्स के लिए बात है। जब आप जाते हैं तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग साइज की वजह से। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स है वो नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि LiF मोस्ट स्टेबल और CSF लीस्ट स्टेबल होगा इन केस ऑफ फ्लोराइड्स ओनली। लेकिन उल्टा हो जाता है जब हम क्लोराइड्स को ले लेते हैं। देखना भाई, आपने अब की बार फ्लोराइड्स की जगह उठा लिया क्लोराइड्स को। वैसे क्लोराइड में डिसकंटीन्यूअस ऑर्डर बताया जाता है, लेकिन NCERT उस पर ध्यान नहीं देती, स्ट्रेट लाइन में लिखना पसंद करती है। तो वो कहते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारी स्टेबिलिटी है, जो डिक्रीज हो रही थी इन केस ऑफ फ्लोराइड्स, वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ क्लोराइड्स। मैं फिर कहूंगा दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट NCERT ऐसा लिखती है तो हमें वो मानना पड़ेगा। तो अगर क्लोराइड की बात करें तो CSCl मोस्ट स्टेबल होगा। इनफैक्ट LiCl काफी ज्यादा कोवेलेंट होता है कैरेक्टर में, और इसके नीचे कर जो हैलाइड्स बनाता है लिथियम, जैसे ब्रोमाइड या आयोडाइड्स, वो कंप्लीटली कोवेलेंट नेचर में होते हैं। इसी वजह से LiCl जो होता है वो वाटर के साथ साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व हो जाता है। तो हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। आइए, अगर हम लोग बात करें फॉर अ मेटल, कोई एक मेटल लिया आपने, मान लीजिए हमने सोडियम डिसाइड कर लिया या पोटेशियम डिसाइड कर लिया, और अब की बार हैलोजन को चेंज करेंगे। ठीक है, हैलोजन चेंज की, पहले आपने फ्लोराइड लिया, फिर उसी का क्लोराइड लिया, फिर उसी का ब्रोमाइड लिया, फिर उसी का आयोडाइड लिया। तो कहते हैं कि डाउन द ग्रुप हैलोजेंस में जाने पर फॉर अ पर्टिकुलर मेटल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? फ्लोराइड सबसे छोटा है, सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन दिखाएगा, साइज छोटा, कूलम्स लॉ सबको याद है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सबसे ज्यादा इसकी लैटिस एनर्जी होगी, आयोडीन सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोराइड होगा, और इधर आयोडाइड होगा फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। यानी कि आप इसमें दो मेटल्स को लेकर कंपेयर नहीं करेंगे, फ्लोराइड और ब्रोमाइड को कंपेयर करना है तो एक का लीजिए, सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, कौन ज्यादा स्टेबल? सोडियम फ्लोराइड। पोटेशियम ले लीजिए भाई, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कौन ज्यादा स्टेबल? पोटेशियम फ्लोराइड। लिथियम ले लीजिए, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, कौन ज्यादा स्टेबल? लिथियम का फ्लोराइड। तो ये फॉर अ पर्टिकुलर मेटल है। जो हैलाइड्स होते हैं, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग एक जनरल यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड अपने घरों में, आसानी से पानी में घुल जाता है। कहते हैं लगभग 100 ml में 36 ग्राम तक NaCl आप घोल सकते हैं। तो क्या होता है भाई, ऑल हैलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल हैलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल। लेकिन इसमें एक दो एक्सेप्शनल चीजें भी आ जाती हैं, जैसी LiF, ये कम सॉल्युबल है, ये लेस सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई है, ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी।
इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है और लैटिस को ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली हाइड्रेशन एनर्जी उसको नहीं तोड़ पाता, इस वजह से ये डिसॉल्व नहीं होता। ऐसे ही होता है भाई हमारा सीरियम आयोडाइड, लेकिन रीजन ऑपोजिट हो जाता है। जहां लिथियम फ्लोराइड के साथ दिक्कत ये थी कि उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा थी, सीजियम आयोडाइड के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, लेस हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसी वजह से ये भी लैटिस को तोड़ नहीं पाता और सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड बहुत कम सॉल्युबल होते हैं पानी में। बाकी हैलाइड्स काफी अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। और अगर बात करें हम लिथियम के हैलाइड्स की, लिथियम के हैलाइड्स ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। लिथियम हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑल्सो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, एसीटोन, पिरिडीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बेंजीन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं और लिथियम के हैलाइड्स इनमें भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया बात। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कली मेटल के सॉल्ट्स विद एसिड, ऑक्सो एसिड के साथ। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कली मेटल सॉल्ट्स के बारे में। जैसे हम लोग सीखेंगे कार्बोनेट्स, ठीक है भाई, अपन सीखेंगे सल्फेट्स, हम सीखेंगे इनके बाइकार्बोनेट्स, इनके नाइट्रेट्स। चलिए, तो कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, अगर इनके फॉर्मूले लिखने हो तो कार्बोनेट होता है CO3-2। जब ये एल्कली मेटल के साथ मान लीजिए मेटल M था उस पे +1 होगा और कार्बोनेट पे -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा M2CO3। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, 8th 9th क्लास से पढ़ते आते हैं ये। ठीक है, सल्फेट्स SO4-2, बाइकार्बोनेट HCO3- और नाइट्रेट NO3-। तो एल्कली मेटल्स के ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये जनरली स्टेबल होते हैं अच्छे खासे। इनफैक्ट कार्बोनेट्स और सल्फेट्स तो काफी स्टेबल होते हैं। बाइकार्बोनेट्स भी कई हद तक स्टेबल पाए गए हैं, लेकिन ज्यादा हीट करने पर ये कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। ये रूल होता है, बाइकार्बोनेट को आप हीट करो कार्बोनेट में चेंज हो जाता था। ये हम लोगों ने हाइड्रोजन में रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस में भी पढ़ा था कि जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स होते थे कैल्शियम या मैग्नीशियम के, उनको हम बॉइलिंग करते थे वाटर की तो वो कार्बोनेट में चेंज हो जाते थे जो इनसॉल्युबल होता था। हम उसको फिल्टर आउट कर लेते थे और इस तरह से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। जो नाइट्रेट्स होते हैं हालांकि थर्मली उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, ब्रेक करने पर ही नाइट्राइट्स में ब्रेक हो जाते हैं। लिथियम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में अलग सा नेचर दिखाता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इसके जस्ट बाद। फिलहाल हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोनेट, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स के बारे में। अगर हम इनके लिए डाउन अ ग्रुप जाएं, यानी आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मूविंग डाउन द ग्रुप, stability of these salts increases. Stability of these salt increases. इनमें से कोई भी हो, ये पॉलीएटॉमिक एनाइंस है, नीचे जाने पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मैंने बताया सारे के सारे स्टेबल हैं और नीचे जाने पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लेने की कोशिश करें और आपको पूछे जाए कि बताइए Na2CO3 और K2CO3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो K2CO3 विल बी मोर स्टेबल देन Na2CO3। सल्फेट ले लीजिए, CS2SO4 और Li2SO4, सपोज कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो CS2SO4 ज्यादा स्टेबल निकल के आएगा। क्यों, नीचे जाने पर इन सबकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, पॉलीएटॉमिक एनाइंस है, इनमें ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ऑक्साइड सीखे, हाइड्रोक्साइड सीखे,
ऑक्साइड्स अलग अलग तरीके के वाटर में डिसॉल्व करने पर कंपाउंड्स कैसे बनाते थे वो सीखा। उसके बाद हैलाइड्स के बारे में सीखा, और अभी अपन लोगों ने देखे इनके कुछ सॉल्ट्स। हैलाइड्स में कई बार वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी पूछ लेता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर अ मेटल ऑर्डर ऑफ melting point and boiling point is as follows। फ्लोराइड्स का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और सबसे कम होगा आयोडाइड का। ठीक है, आसान सा ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस जाने पर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी चीज, याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और वो है लिथियम की कुछ बदतमीजियां, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। पहले तो ये समझिए एनोमलस का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज जैसी होनी चाहिए थी वो वैसी ना होकर कोई और बिहेवियर शो करे तो हम उसे एनोमलस बोल देते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th क्लास से, एनोमलस प्रॉपर्टीज, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो उसको एक्सपैंड होना चाहिए, पर बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। या जब किसी चीज को हम लोग लिक्विड से सॉलिड चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, पर वाटर एक्सपैंड हो जाता है। इसी को कहते थे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, अब उससे कम जाओ या उससे आगे जाओ वो डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, तो ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता था। एक एनोमलस चीज हम लोग अपनी बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में। ठीक है, मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरे की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इनमें से एक पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, वो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरा सीखते हैं। तो एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये कोडिंग करता होगा, इस पे कोडिंग होती होगी, और इसका नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड, पता नहीं क्यों। पर एक्चुअली में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसके ऊपर ही आरएनए पॉलीमरेज काम करके एमआरएनए का प्रीकर्सर यानी हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए बोलते हैं जिसको, वो बनाता है। बाद में कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, मैच्योर एमआरएनए मिलता है, वो अपने काम का फिलहाल नहीं है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये कुछ भी नहीं करता, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, तब भी इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। तो ये भी एनोमलस सा नेमिंग है, ये नेमिंग में एनोमलिटी है कि इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होना चाहिए था, पर रखा गया है। जो भी रेफरेंसेस होते हैं पूरे डीएनए में सब इसी के थ्रू लिए जाते हैं, इसको रेफरेंस मानकर। तो ऐसे ही लिथियम में कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, और रीजन क्या है इन एनोमलस प्रॉपर्टीज की। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी थ्योरेटिकल होती है। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी इनसे थ्योरेटिकल आते हैं, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया लगती है इस मामले में, तो इससे वो पूछ लेते हैं। आइए रीजंस देखते हैं। पहला रीजन है इसका बेहद छोटा होना, चाहे वो इसका एटम हो या इसका आयन हो, दोनों ही बहुत छोटे साइज के होते हैं। दूसरी बात है इसकी हाई वैल्यू होना आयनिक पोटेंशियल की, जिसकी वजह से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स शो किया जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। ठीक है भाई, तो इन वजहों से ये अजीब तरीके की कुछ प्रॉपर्टी शो करता है जो अल्कली मेटल से नहीं मिलती। तो सबसे पहले हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनमें लिथियम अल्कली मेटल्स जैसा बिहेव नहीं करता। ये इनइक्वालिटी का साइन है, यानी कि लिथियम सिमिलैरिटीज नहीं शो करता अल्कली मेटल से। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से भी कट कर दिए जाते हैं इनफैक्ट। तो यहां पे क्या है कि लिथियम थोड़ा सा हार्ड होता है,
लिथियम उनके कंपैरिजन में हार्ड है। और अल्कली मेटल्स में जहां वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते थे, लिथियम हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो करेगा। ठीक है भाई, लिथियम जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। जो लिथियम है ये बाकी अल्कली मेटल्स की तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये लीस्ट रिएक्टिव है, पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। तो ये हार्डर होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ये लीस्ट रिएक्टिव है पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग एयर से कराते हैं, लिथियम और अदर्स, जब दूसरे लेते थे तो वो केवल ऑक्साइड्स बनाते थे, मतलब ऑक्साइड कोई भी टाइप के, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, वो ऑक्साइड्स बनाते थे। जबकि लिथियम रिएक्शन में ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनाता था, Li3n। तब भी पढ़ा था, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर था लिथियम का जो बाकी के अल्कली मेटल्स के साथ मैच नहीं करता। चौथी प्रॉपर्टी, जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है इसका सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि बाकी सारे के सारे बाइकार्बोनेट अच्छे से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, यूज भी करते हैं हम लोग उसका बेकिंग सोडा, पर लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोगों ने कंस रूल में एक रिएक्शन पढ़ी थी कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ी हाइड्रोजन के साथ जब अल्कली मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता था। हाइड्रोजन में भी पढ़ी थी, और इससे पहले हम लोगों ने विद रिएक्शन विद वाटर में भी सीखा था। मैंने कहा था अमोनिया के साथ भी सेम टाइप की रिएक्शन होगी, लेकिन जो हमारा लिथियम है वो एथाइन, एथाइन क्या होती है भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और उससे जुड़ी हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन विद एथाइन। लेकिन कमाल की बात है लिथियम नहीं करता। अगर यहाँ पे आप लिथियम पॉजिटिव आयन ले लेंगे यानी कि लिथियम का कैटायन, तो वो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन लिथियम रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सारे अल्कली मेटल्स एथाइन से इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बाद जो लिथियम का क्लोराइड है वो नेचर में डेलिक्वेशेंट है। ये डेलिक्वेशन क्या होता है, आप इसके सॉलिड को या क्रिस्टलाइन सॉलिड को छोड़ दीजिए ओपन एटमॉस्फेयर में, ये वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्रिस्टलाइज हो जाता है, जैसे LiCl.2H2O। ऐसा आपको किसी और अल्कली मेटल के क्लोराइड्स के साथ नहीं मिलेगा। NaCl हम लोग यूज करते हैं, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। हम लोग जनरल NaCl पढ़ते हैं, आपने कभी भी नहीं सुना होगा NaCl.2H2O, 5H2O, 4H2O कुछ भी। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें लिथियम अल्कली मेटल से नहीं मिलता। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, मैं यही लिख देता हूँ, पेज नहीं चेंज करूंगा, और वो है कि लिथियम के ऑक्साइड वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, जबकि बाकी सभी वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने भी, हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें लिथियम अल्कली मेटल से मैच नहीं करता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आता है कि अल्कली मेटल से तो मैच नहीं करता, पर हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसमें जो हमारा लिथियम है वो मैग्नीशियम से सिमिलर हो। ये सिमिलैरिटी का साइन है, लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलर हो, हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली चीज भाई, दोनों अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, नेचर में हार्ड। दूसरी बात यह है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है ये दोनों एयर में हीट करने पर नाइट्राइड्स एंड ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑन हीटिंग या रिएक्शन विद एयर। यानी वहां लिथियम जो नाइट्राइड बना रहा था, कोई और अल्कली मेटल नहीं बनाता था, वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है जस्ट लाइक लिथियम, और साथ ही साथ नाइट्राइड भी बनाता है।
आइए देखो, ये दोनों के दोनों स्लो रिएक्शन देते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड्स ऐसे बनाते हैं जो टूट जाते हैं हीट करने पर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स दैट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने पे हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसा किसी भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं होता था। वो सारे के सारे अच्छे खासे बेसिक होते थे, साथ ही साथ स्टेबल भी होते थे। जैसे आप LiOH को जब लेंगे और इसको हीट करेंगे ट्वाइस LiOH, तो यू विल गेट Li2O प्लस वाटर। ये टूट जाता है ऑक्साइड में और इनके ऑक्साइड्स भी कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये हीट करने पर टूट जाते हैं, थर्मली उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। बढ़िया। दोनों में कोई सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, चाहे वो मैग्नीशियम हो चाहे लिथियम। तो सेम प्रॉपर्टीज है, कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बना रहा है दोनों में से। दोनों सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाते, जो भी अभी पढ़ा, नो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। नो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड बाय आइदर ऑफ देम। बढ़िया भाई। साथ ही साथ चाहे आप MgCl2 ले लीजिए या LiCl ले लीजिए, ये दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। आर soluble in organic solvents। दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बढ़िया से डिसॉल्व होते हैं और साथ ही साथ दोनों डेलिक्विशेंट नेचर के होते हैं। बोथ आर डेलिक्विशेंट इन नेचर, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल, लिथियम LiCl.2H2O बना लेता है और मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2.8H2O फॉर्म करता है। ठीक है भाई। तो दोनों डेलिक्विशेंट हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लिथियम को मैग्नीशियम से मिलाती हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज। अल्कली मेटल से डिसिमिलैरिटीज में एक और पॉइंट होता था और वो ये था कि जब हम नाइट्रेट्स को, मेटल, अल्कली मेटल बेसिकली, हम लोग किसी भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब हीट करते थे तो ये चेंज हो जाता था नाइट्राइट में और ऑक्सीजन इवॉल्व कर देता था। ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, NaNO3 मान लीजिए, यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हीट किया, आपको दे देता था NaNO2 प्लस हाफ O2। लेकिन जो लिथियम का नाइट्रेट है वो भाई अजीबोगरीब प्रॉपर्टी शो करता है। लिथियम का नाइट्रेट क्या करेगा, ऑक्साइड में चेंज होगा, NO2 बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, लिथियम का जो नाइट्रेट होगा Li2O बनाएगा, NO2 एक ब्राउन कलर की गैस में टूटेगा और O2 रिलीज करेगा। ऐसे ही लिथियम का जो कार्बोनेट है, मैंने बताया था बाकी सारे के सारे कार्बोनेट्स अच्छे खासे स्टेबल हैं। हम लोग वो वॉशिंग सोडा में यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O को, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट थर्मली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है और ये टूट जाता है Li2O प्लस CO2 में, जस्ट लाइक मैग्नीशियम या ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी यही होता है। तो Li2CO3 को हीट करिए, Li2O प्लस CO2 में टूट जाता है। LiOH टूट जाता है जो मैच नहीं करता था, सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाता। तो ये लिथियम की कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज थी जो अल्कली मेटल से मैच नहीं करवाती थी उसको, और साथ ही साथ मैग्नीशियम के साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी। तो हम लोगों ने इनके बेसिक कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, स्टेबिलिटीज देखी, बहुत आसान सी चीजें हैं, सब NCERT में है और वही आता भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अबव देन NCERT कुछ भी पूछा नहीं जाता, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, और बाकी ये बात सब जानते हैं, बहुत जनरल चीज है। तो NCERT मस्ट है, एक बार रीडिंग करना बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड, उनकी स्टेबिलिटी, सब NCERT से था। हम लोगों ने सीखे एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, उसके कुछ रीजंस एक्सप्लेन किया कि कैसे वो अल्कली मेटल से अलग हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा कि वो मैग्नीशियम से कैसे सिमिलर है। इसके बाद इनके कुछ यूजेस हैं जो मुझे नहीं लगता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और उसके अलावा
हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सीखेंगे सोडियम के, और फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज इन दोनों की कंपेरेबल होती हैं, और अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज रिमेंबर हैं तो वो आप इजिली कर पाएंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। थैंक यू।